हेलो वी आर बैक विद अनदर लेक्चर। आपका ये लेक्चर नंबर 3 है फॉर द टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इज़ इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ते ही मेरे हिसाब से आपके पास एक डायग्राम ये वाला जो होता है ये आपके दिमाग में ज़रूर आता होगा, जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा आप लोग बस इतना याद रखते हो, E = KQ/R², ये वाला फॉर्मूला। बट इलेक्ट्रिकल फील्ड हैज़ मच मोर दैन जस्ट दीज टू थिंग्स। ठीक है, आज वो देखते हैं एग्जैक्टली कि इलेक्ट्रिकल फील्ड होता क्या है और इलेक्ट्रिकल फील्ड कंसेप्ट जो है हमारा डेवलप क्यों किया गया। अब सबसे पहली बात, हम लोगों को ये बात लास्ट क्लास में कूलम्स लॉ से समझ में आ गई थी कि अगर मैं एक चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2 ले रही हूँ कुछ डिस्टेंस r दूर, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक फोर्स लगता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। या तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, जैसे भी करेंगे डिपेंडिंग अपॉन दी पोलैरिटीज़। इनकी पोलैरिटीज़ पॉजिटिव नेगेटिव क्या रहेगी, उसके बेसिस पे अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा। मतलब इन्होंने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा दिया और वो भी एक डिस्टेंस दूर बैठे बैठे। मतलब किसी का असर है आपका एक डिस्टेंस पर भी। ठीक है, जैसे क्लासरूम में हम लोग बात करें तो हमारी टीचर अगर क्लासरूम में होती है तो उनका एक इफ़ेक्ट होता है हमारे ऊपर। ठीक है, एक ऑरा है उनकी, हर एक इंसान की एक ऑरा होती है। वहीं अगर वो हमारी टीचर जो है वो दूसरे रूम में हो या फिर स्टाफ रूम में हो या उनकी लैब में हो, तो उनका ऑरा जो है हमारे तक, या जो उनका इफ़ेक्ट है हमारे तक, वो कम हो जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत और इसको आगे देखेंगे, बट अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग क्या समझना चाहते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल जो होता है उसके आसपास उसकी एक ऑरा होती है, या उसके आसपास उसकी एक स्पेस होती है जहाँ पर उसके इफ़ेक्ट को हम लोग फील कर सकते हैं। एक बार ये देखते हैं कि यहाँ लिखा क्या हुआ है। जो कंसेप्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड का, इट अरोज एज साइंटिस्ट अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन द एक्शन एट अ डिस्टेंस। प्रॉब्लम हमारी ये थी कि एक्शन एट अ डिस्टेंस को एक्सप्लेन करना हमारे लिए मुश्किल है, कि कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को बिना टच करे भी कैसे उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन क्रिएट करवा सकती है। ठीक है, दैट अकर्स बिटवीन टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। The concept of electrical field was first introduced in the 19th century by Michael Faraday। हमारे ये वाले जो साइंटिस्ट हैं माइकल फैराडे, इनके द्वारा हमारा ये वाला कंसेप्ट जो है वो आया था। It was Faraday's perception that the pattern of lines characterizing the electrical field represents an invisible reality। ये जो लाइंस हम लोगों को दिखाई दे रही हैं, इनको अभी डिटेल में देखते हैं, वो हमारी एक इनविजिबल रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जैसे कि आपको इतना, मेरे हिसाब से अगर ये अर्थ है तो अर्थ के ऊपर हमारे पास ये लैटिट्यूड्स होती हैं और ये वाली आपके पास लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। क्या ये एक्चुअली में है हमारी अर्थ पे बनी हुई है? नहीं ना। ये हमारी किसी एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए या किसी जगह की लोकेशन को बताने के लिए इन टर्म्स ऑफ द लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स आप बता सकते हो किसी जगह की लोकेशन, उसके लिए वो बनाई गई हैं। तो सेम आपके पास ये इलेक्ट्रिकल फील्ड वाला कंसेप्ट है जो कि डेवलप किया गया है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, रादर दैन थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ वन चार्ज अफेक्टिंग अनदर चार्ज, इस तरीके से ना सोचते हुए कि एक चार्ज ने दूसरे चार्ज के ऊपर इफेक्ट डाला है, फैराडे ने क्या कंसेप्ट डेवलप किया? ही डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ फील्ड to propose that a charged object or a massive object in case of a gravitation field, वो वाली हम लोग gravitation field 11th क्लास में देख चुके हैं, affects the space that surrounds it। मतलब हम लोगों ने स्टडी किया कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर असर नहीं डाल रहा है। बात ये हो रही है कि एक चार्ज अपने विसिनिटी में उसका एक इफ़ेक्ट है और उस विसिनिटी में कोई दूसरा चार्ज घुसता है तो उसके ऊपर वो इन्फ्लुएंस फील होता है। बात समझ में आ रही है वो क्या कहना चाह रहे थे, या इलेक्ट्रिकल फील्ड का कंसेप्ट आया कहाँ से है? कि एक चार्ज जो ये पॉजिटिव हो गया, इसने इस नेगेटिव को ऐसे अट्रैक्ट नहीं किया। इसने माइकल फैराडे जी क्या कहना चाह रहे थे हमारे, कि इस चार्ज के आसपास की एक स्पेस है जहाँ पर कोई भी दूसरा चार्ज घुसेगा तो उसको उस स्पेस में कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट फील होगा। वही इफ़ेक्ट को हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं कि अगर पॉजिटिव की स्पेस कैसी है, नेगेटिव के लिए स्पेस हमारी वो कैसी क्रिएट होती है। ठीक है,
As another object enters that space, it becomes affected by the field established in that space. जैसे ही दूसरा चार्ज पहले वाले चार्ज की स्पेस में घुसता है तो उसको असर फील होता है. जैसे कि मैं क्लासरूम में पढ़ा रही हूँ, कोई भी बच्चा आके एंटर करेगा तो दैट स्टूडेंट हैज़ एंटर्ड इनटू माय स्पेस. तो ऑब्वियस सी बात है उस स्पेस में या उस क्लासरूम में घुसने के बाद उसको एक इफ़ेक्ट फील होगा. वो बच्चा ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बहुत ज़्यादा डांटती होंगी तो वो चुपचाप बैठ जाएगा. ठीक है, अगर मैंने उनको काम दिया होगा तो उस दिन के लिए वो बेचारा डर के बैठा रहेगा कि मैम ने काम दे रखा है, मैं करके नहीं लाया. समथिंग लाइक दैट. ठीक है. Viewed in this manner, a charge is seen to interact with an electrical field as opposed to with another charge. इस हिसाब से अगर हम लोग उसको समझें तो हम ये कह सकते हैं कि एक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ इंटरैक्ट करता है, वो दूसरे चार्ज के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा है. मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि ये पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्ज के साथ इंटरैक्ट कर रहा है तो मैं ये इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस कि इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, मैं ये कह सकती हूँ कि इस नेगेटिव चार्ज के आसपास इसकी एक स्पेस है जहाँ पर कोई भी चार्ज दूसरा घुसेगा तो उसका एक इन्फ्लुएंस फील होगा. जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इसकी स्पेस में या इसके अराउंड एरिया में आया तो वो इसकी फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगा, जिसकी वजह से वो इधर अट्रैक्ट होके नेगेटिव चार्ज की तरफ चला जाएगा. ठीक है. To Faraday, the secret to understanding action at a distance is to understand the power of charge, field, charge. एक चार्ज फील्ड क्रिएट कर रहा है, दूसरा चार्ज उसके अंदर एंटर करेगा, उसको उसका इफेक्ट फील होगा. A charged object sends its electrical field into space. एक चार्ज ऑब्जेक्ट ने अपनी इलेक्ट्रिकल फील्ड स्पेस में भेज दी है. रीचिंग फ्रॉम पुलर टू पुली, मतलब कि जो खींचने वाला होगा और दूसरा पुली मतलब जिसको खींचा जा रहा होगा उस तक. ठीक है. ईच चार्ज और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज क्रिएट्स एन इंट्रिकेट वेब ऑफ इन्फ्लुएंस इन द स्पेस सराउंडिंग इट. हर चार्ज ने अपने आसपास, चार्ज ले लो या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज, मतलब एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, मल्टीपल चार्जेस हैं, वो सब अपने आसपास एक स्पेस क्रिएट करते हैं. ठीक है. धीरे धीरे करके हम लोग देखते हैं कि अलग अलग चार्जेस की इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होती है, कैसे होती है. वाइल द लाइन्स आर इनविजिबल, ऑब्वियस सी बात है लाइन्स इनविजिबल होती है, हम लोगों को रियल में नहीं दिखाई देती, बट जो इफेक्ट है वो ज़रूर रियल है. सो एज यू प्रैक्टिस द एक्सरसाइज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स अराउंड चार्जेस और द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज, यू आर डूइंग मोर दैन सिंपली ड्रॉइंग कर्वी लाइन्स. आप जब इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स बनाओगे तो आप सिर्फ ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइनें नहीं बना रहे हो, आप एक्चुअली में उसके आसपास की एक स्पेस जो है इलेक्ट्रीफाइड वेब क्रिएट कर रहे हो, जहाँ पर दूसरा चार्ज एंटर करेगा तो उसको किस टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ये समझाने के लिए. समझ आ रहा है. जो मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिकल फील्ड की किसी भी स्पेस में इज रिलेटेड डायरेक्टली टू द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज, क्वांटिटी ऑफ द सोर्स चार्ज. ठीक है. एक बात बताओ, अगर आपकी क्लास टीचर, थोड़ा हो सकता है कि आप उनसे कम डरते होगे, तो उनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो थोड़ी कम होती है. ठीक है. रही बात प्रिंसिपल की, तो उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है. तो ऑब्वियस सी बात है इनका इन्फ्लुएंस और इनके इन्फ्लुएंस में बहुत फ़र्क होता है. तो जो स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज होती है उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑब्वियस सी बात है डिपेंड करेगी. आप क्लास टीचर के साथ फिर भी फ्रैंक हो जाते हो, आप अपने प्रिंसिपल के साथ फ्रैंक नहीं हो पाते. घर में कभी कभी ऐसा होता है कि आप मम्मा के साथ फ्रैंक होते हो, पापा के साथ नहीं हो पाते. तो दैट डिपेंड्स. स्पेस सराउंडिंग अ source charge is related directly to the quantity of charge on the source charge and inversely to the distance from the charge. मतलब अगर जैसे मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, मेरी एक फील्ड है, कोई मेरी फील्ड में या मेरे आसपास जो होगा उसके ऊपर मेरा ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा और जो मेरे से बहुत दूर होगा तो उसके ऊपर मेरा कम इन्फ्लुएंस होगा. ये यहाँ पर बता रहा है कि डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड. डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिकल फील्ड की, तो वो भी हम लोग अभी देखते हैं एक बार. अब सबसे पहली चीज़, इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जैक्टली हुआ क्या. फिर पूरा का पूरा हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ लिया, बट क्या हमें समझ में आया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड आप बार बार बोल रहे हो तो वो है क्या. तो इलेक्ट्रिकल फील्ड सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट है.
इलेक्ट्रिकल फील्ड एक स्पेस है किसी भी चार्ज के आसपास की जहाँ पर उसके इन्फ्लुएंस को फील किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ बेसिक डेफिनेशन आए व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इज़ द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच when another charge enter it will experience some attractive or repulsive force, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड को एक्सप्लेन करने के अटेम्प्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी बनाई गई जिसको इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, और इसी चीज़ को सिर्फ और सिर्फ इसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक स्केलर फंक्शन है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, जो कि हम लोग चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग द सेम कंसेप्ट। सबसे पहला इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हम लोग रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, ड्रॉ करके दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होती कैसी हैं। आपका कोई भी एक चार्ज उसकी विसिनिटी में आएगा तो वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, ये सारी चीज़ें। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। नेक्स्ट हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस का। अब यहाँ पर अपने आप नाम में आपको समझ में आ रहा होगा कि फील्ड लाइंस हैं, दैट मीन्स हम लोग एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं ये बताने के लिए कि किसी चार्ज के आसपास में फील्ड किस टाइप से क्रिएट होती है, कहाँ ज़्यादा होती है, कहाँ कम होती है, या वहाँ पर कौन सी डायरेक्शन होती है। एक यहाँ पर बात ज़रूर मैं कहूँगी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन से आपको एग्जैक्ट ये बात नहीं पता चल सकती कि मैग्नीट्यूड कितना है मेरी फील्ड लाइंस का। हाउएवर आप एक कंपैरिजन ज़रूर ड्रॉ कर सकते हो कि एक चार्ज की फील्ड लाइंस कुछ बना रखी है आपने और दूसरे चार्ज की कुछ बना रखी हैं, तो इन दोनों में से ज़्यादा किसकी है और कम किसकी है। एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आप दोनों पे पुट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होती क्या है या उसकी डेफिनेशन क्या है प्रॉपर, तो हम लोग लिखेंगे एन इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन इज़ एन इमेजिनरी लाइन और कर्व। सबसे बड़ी बात, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ड्रॉन थ्रू अ रीजन ऑफ एम्प्टी स्पेस सो दैट इट्स टेंजेंट एट एनी पॉइंट। मतलब कि अगर आपके पास ये लाइन है, ये फील्ड लाइन है, तो इस पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, टेंजेंट इज़ अ लाइन जो उस कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाए, तो वो जो टेंजेंट की डायरेक्शन है गिव्स मी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर, ठीक है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर एट दैट पॉइंट, ठीक है। द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइन्स at some places gives an idea about the intensity of electrical field at that point। अगर किसी जगह पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पास पास में है तो हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अ प्लेस जहाँ पर मे बी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस थोड़ी दूर दूर हैं, तो यहाँ मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कम बता सकती हूँ। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं और अलग अलग इलेक्ट्रिकल चार्जेस के लिए हमारी फील्ड लाइंस किस हिसाब से बनती है वो देखते हैं। सो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, आपके पास पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट आर द राइट सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। तो 3-4 प्रॉपर्टीज़ आप एज इट इज़ वर्ड ऑन वर्ड याद भी करके जाएंगे। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन ऑन अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन अ नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर इस बॉक्स में आपके पास है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ऑफ एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, और इस बॉक्स में मैंने बनाई है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ऑफ एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। आइसोलेटेड मतलब अलग अलग, अकेले अकेले, ठीक है। सिर्फ सिंगल पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कैसी दिखाई देंगी, तो दीज आर द लाइंस विच मूव आउट ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस टाइप से उनकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। और यहाँ पर आपके पास दूसरा चार्ज है विच इज़ नेगेटिव, द ऑपोजिट पोलैरिटी। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस गो टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड्स जाती है नेगेटिव चार्ज के, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। अब एक बात बताओ, जो हम लोगों ने बोला था, जो अभी अभी ये बात बोली है विच इज़ the relative closeness of the lines at some place gives an idea about the intensity of electrical field lines at that point। अब
किसी भी चार्ज के पास वाला एरिया जो होता है विच इज़ दिस एरिया, यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। एक ये वाला है, क्या यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आर रादर क्लोज इन कंपैरिजन टू अ प्लेस विच इज़ फार्दर अवे लाइक दिस। यहाँ पर अगर आप सर्कल बनाओगे तो यहाँ मुझे दिखाई दिया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जो हैं इन दोनों के बीच में, दो फील्ड लाइंस के बीच में स्पेस जो है वो बढ़ गया है। तो क्या इतना तो मुझे समझ में आता है कि पास में है तो इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, एंड अगर मैं कोई पॉइंट दूर ले रही हूँ तो वहाँ उसका इन्फ्लुएंस कम होगा, ठीक है। यू गेट द जिस्ट ऑफ इट। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये कभी भी क्लोज लूप्स नहीं बनाते। अगर आपने क्लास 9th-10th में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी हैं तो आपने नॉर्थ साउथ इस टाइप से एक बार मैग्नेट पढ़ा होगा जिसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे चलती हैं, नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। कंप्लीट लूप बन जाता है इनका एक, ठीक है, इस टाइप से। बट यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस में दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड दे एंड एट नेगेटिव चार्ज, ख़त्म हो गई। इनकी तरफ से कोई ऐसा लूप नहीं क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हुई पॉजिटिव से और एंड हो गई नेगेटिव पे, ओरिजिनेट हुई पॉजिटिव से एंड हो गई नेगेटिव पे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। समझ में आ गया। एक चीज़ यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस या तो ओरिजिनेट हो रही हैं या फिर उसके अंदर आके एंड हो रही हैं चार्ज में, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये परपेंडिकुलर ही आ रही हैं, निकल रही हैं बाहर परपेंडिकुलर, अंदर आ रही हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हेंस यहाँ से दिखाई दे रहा होगा आपको, इस टाइप से आ रही हैं, ठीक है। ये भी यहाँ पर सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर निकली थी। अगर आप इस फील्ड लाइन के बारे में बात करो तो यहाँ पर से परपेंडिकुलर निकली है और यहाँ जाके परपेंडिकुलर एंटर कर रही हैं, ठीक है। इस वजह से फील्ड लाइंस अपीयर लाइक दिस। ये जो एरिया पास में है यहाँ पर मेरे को दिख रहा है इंटेंसिटी ज़्यादा है, रिलेटिव क्लोजनेस जो है मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की ज़्यादा है। अगर मैं एक एरिया लूँ विच इज़ फार्दर अवे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के बीच का जो स्पेस है वो ज़्यादा हो गया है, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इज़ प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी चार्ज से निकलने वाली हैं वो उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। इससे रिलेटेड आपसे पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक चार्ज आपके पास Q1 है, दूसरा चार्ज आपके पास Q2 है, ठीक है। दोनों मान लेते हैं अभी के लिए आपके पास पॉजिटिव हैं, इस टाइप से, ठीक है। पॉजिटिव से बाहर जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, ये बना दी है मैंने 3 4 5 6 7 8, ठीक है। What is the ratio of the magnitude of the first and the second charge? तो आप बोल सकते हो सिंस यहाँ पर से 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फर्स्ट वाला जो चार्ज है 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली है और यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं आर डबल विच वी गेट फ्रॉम चार्ज Q1। सो रेशियो दिया जा सकता है दैट इज़ Q1 by Q2 इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 8 विच इज़ 1/2। तो मैं कह सकती हूँ कि इंटेंसिटी ऑफ द सेकेंड चार्ज, दिस चार्ज इज़ डबल द इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट चार्ज, राइट। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आप ऐसे कभी नहीं देखोगे कि यहाँ से एक इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस निकल रही है और फिर यहाँ से एक निकल के इस टाइप से जा रही है, इंटरसेक्ट कर जाएंगी इस पॉइंट पे। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है डेफिनेशन में दैट डायरेक्शन, जो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होती है वो मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन देगी। तो अगर बाय चांस वो यूँ इंटरसेक्ट कर जाएं तो इस पॉइंट पे मेरे पास एक ये टेंजेंट बनेगा और एक ये टेंजेंट बनेगा। 2 टेंजेंट मतलब 2 डायरेक्शंस हो गई इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर की, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। वी कैन नॉट हैव 2 डायरेक्शंस। एक चीज़ और इसमें मैं आपको बताऊंगी फॉर यू टू मेक इट ईजियर टू ड्रॉ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। कभी भी फील्ड लाइंस आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे बनाऊँ, तो क्या करोगे, एक छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया करो, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कहीं पर भी स्पेस में रख दो। ये जैसे आपने यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज रख दिया, ये पॉजिटिव की वजह से वो कहाँ जाएगा, तो इस लाइन के अलॉन्ग उसको फोर्स लगेगा, वो यहाँ जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में ये छोटा सा टेस्ट चार्ज जाएगा पॉजिटिव, वही मेरी डायरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की। उस लाइन को आप ज्वाइन करते चले जाओ, आपको पता चल जाएगा कि यही डायरेक्शन है, ठीक है। या उस लाइन को ट्रेस कर दो, वो लाइन ही आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है।
अगर आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो उसको कहाँ फोर्स लगा, उसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा। यही मेरी लाइन जो बनी वही डायरेक्शन देगी मुझे, या वही रिप्रेजेंट करके बताएगी मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। अगर आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो इन दोनों की वजह से रिपल्शन होगा। साथ साथ में इसको एक नेगेटिव चार्ज यहाँ दिखाई देगा, जिसकी वजह से ये जो पाथ लेगा वो ऐसा लेगा। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस और कुछ नहीं, बस वो पाथ हैं या वो ट्रेजेक्ट्री है जो कि एक छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेगा अगर उसको फ्री छोड़ दिया जाए तो। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? कभी भी प्रॉब्लम हो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बनाने में, कुछ मत करो, सोचो कि एक छोटे से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ छोड़ दिया जाए तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो कहाँ जाएगा। तो इसकी वजह से रिपेल होगा, यहाँ जाएगा, इस तरीके से ऐसे मूव करेगा। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होती है, क्यों होती है और कैसे क्रिएट होती है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर्स के केस में आप पढ़ोगे। अगर आपके पास एक पॉजिटिव टाइप की प्लेट है, पूरी प्लेट पॉजिटिव है और दूसरी प्लेट जो है वो पूरी नेगेटिव हो गई, तो सिर्फ और सिर्फ ये केस है जब आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट होके मिलती है। ठीक है, द फील्ड लाइन्स आर स्ट्रेट, पैरेलल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड। आपको दिखाई दे रहा होगा ये स्ट्रेट, ठीक है, पैरेलल है और इनके सबके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है। परफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, द टेंजेंट टू अ लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एट दैट पॉइंट। ये बात तो खैर हमारी डेफिनेशन में भी आ गई थी, बट अगर आपके पास ये पूरा का पूरा कर्व है, इस टाइप से ये लाइन हो गई, तो यहाँ पर मुझे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे एक ऐसे टेंजेंट बनाओगे। ये जो डायरेक्शन हो गई मेरी, वो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन होती है। अगर आप यहाँ बनाओगे तो टेंजेंट विल गो लाइक दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट वी आर talking about. ठीक है, this is the path on which a positive test charge will tend to move if free to do so. ये वो पाथ है जहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है वो फ्रीली मूव करेगा अगर उसे छोड़ दिया जाए तो, कंसिडरिंग ऑब्वियसली कि उसके ऊपर कोई और टाइप के फोर्सेस नहीं लग रहे हैं। द फील्ड लाइन्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज है, इसका पोटेंशियल हायर रहता है सिंस इसका पॉजिटिव पोटेंशियल रहता है। नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल रहता है तो इसका लोअर रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही फ्लो करेंगी, जो आपको थोड़ा और बेटर समझ में आएगा व्हेन वी स्टार्ट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इन द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, एक बार देख लेते हैं आपके पास अलग अलग फील्ड लाइंस किस टाइप से बन रही है। ये डायपोल है, पॉजिटिव नेगेटिव, दो पोल्स से मिलके बना होता है ये। ठीक है, डायपोल इसलिए कहते हैं इसको। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, एक तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन ऐसे हो गई, फिर यहाँ से ऐसे कर्वेचर्स जा रहे होते हैं, हमेशा बाहर निकलती हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अंदर घुसती हैं तब भी ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे एंटर कर रही हैं नेगेटिव चार्ज के अंदर और पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रही हैं। ये आपके पास एक पॉजिटिव प्लेट है, ये आपके पास एक नेगेटिव प्लेट है। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आपके पास इस टाइप से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है क्योंकि ये सारी लाइंस पैरेलल हैं, इक्वली स्पेस्ड हैं। ठीक है, दो और डायग्राम्स आपके पास हैं कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा आपके पास यहाँ पर प्लेट है, तो यहाँ से निकलेंगी इस टाइप से और एंटर करेंगी और इन दिस नेगेटिव प्लेट लाइक सो। इस पर्टिकुलर केस के लिए जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ इस बात को ध्यान रखो कि ये सरफेस के परपेंडिकुलर ही एंटर होती हैं, परपेंडिकुलर ही बाहर निकलती हैं इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस मेरे हिसाब से डायपोल की तो आप कई बार देख चुके हो। यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज हैं एक जैसे। तो अब मुझे ये वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो इसको समझाने के लिए एक आसान तरीका मैंने आपको बताया। एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ो यहाँ पर, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ छोड़ दिया हमने इसको, तो इन दोनों में इस पॉजिटिव चार्ज को जो है इस पॉजिटिव की वजह से रिपल्शन फील होगा, वो यहाँ मूव करेगा। ठीक है,
वो जाना तो इस लाइन के अलॉन्ग चाहता है, बट यहाँ से भी इसको पॉजिटिव की तरफ से रिपल्शन मिलेगा, तो वो बेचारा कुछ ये वाला पाथ फॉलो करेगा, यहाँ से भी बाहर निकल के ऐसे। क्यों? क्योंकि वो रिपेल इधर से भी हो रहा है, वो रिपेल इधर से भी हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कुछ इस टाइप से आपके पास क्रिएट होंगी। और यहीं अगर ये वाले चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव ना होके नेगेटिव नेगेटिव होते तो सेम लाइंस बनती, बस वो एरोज जो हैं अब टूवर्ड्स द चार्ज हो जाता। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कंपैरिजन ड्रॉ कर रखा है व्हेन द चार्जेस आर डिफरेंट। अब आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव डायपोल का तो मेरे हिसाब से आप अच्छे से समझ गए हो। यहाँ पर क्या केस है आपके पास कि पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड जो है वो नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड से डबल है। ठीक है, तो इस डायग्राम को थोड़ा सा डिटेल में देखो अगर यहाँ पर, तो जितनी नंबर ऑफ ये नेगेटिव चार्ज है, डायग्राम थोड़ा अनक्लियर सा हो रहा है यहाँ पर, और ये पॉजिटिव 2q है, तो इसमें से इसके आसपास से अंदर आने वाली नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 है, ये इससे डबल है, तो मेरे हिसाब से यहाँ 32 लाइंस होनी चाहिए। एक बार फटाफट आप काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। ठीक है, 32 फील्ड लाइंस, और यहाँ पर 16 फील्ड लाइंस अंदर एंटर कर रही थी, यहाँ से 32 निकल रही थी। मतलब आपने कंपैरिजन ड्रॉ कर दिया बिटवीन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू चार्जेस। ठीक है, जबकि आप फुल कंप्लीट मैग्नीट्यूड बता नहीं सकते हो इन चार्जेस का। अब दो पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो आपके पास इस टाइप की फील्ड लाइंस हैं जो अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखी हैं। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है जो मुझे अब एग्जैक्ट बताएगी कि किसी पोजीशन पे अगर मैंने ये चार्ज Q लिया है तो इससे इतनी दूर कोई पोजीशन P ली है मैंने, तो यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड है कितनी, एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ। ठीक है, तो द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिकल चार्ज इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल फील्ड। Electrical field intensity at a point is the force experienced by a unit positive charge placed at that point। कुछ नहीं करना, मतलब कि आपके पास एक चार्ज Q है, यहाँ से मैं कुछ डिस्टेंस दूर पॉइंट P पे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहती हूँ कि इस चार्ज की इतनी दूर यहाँ कितनी फील्ड इंटेंसिटी है। तो आप यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज Q रखोगे। ठीक है, छोटा सा चार्ज क्यों रखा है, ताकि उसकी अपनी खुद की कोई फील्ड ना हो, और हो तो बहुत 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 कम हो। तो जितनी भी फील्ड है एक तरह से वो मेजरली Q की वजह से ही है। जो भी फोर्स एक्सपीरियंस हुआ है इन दोनों चार्जेस के बीच में वो मेजरली ये कैपिटल Q की वजह से है, राइट। तो आपके पास ये चार्ज Q से r डिस्टेंस दूर यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट चार्ज Q रखा, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है आराम से निकाल सकते हो आप। कूलम्स लॉ, F इज इक्वल्स टू K कैपिटल Q मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। करना कुछ नहीं है, इस फोर्स को इसके स्मॉल q के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे ये आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड एट दैट पॉइंट। यहाँ q से ये q कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया k q बाई r स्क्वायर। मतलब कि अगर मेरे पास एक चार्ज Q है और उससे r डिस्टेंस दूर किसी पोजीशन पर मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, तो इट बिकम्स k q बाई r स्क्वायर। तो आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, इज इक्वल्स टू F बाई Q। ये छोटा सा Q लिया है मैंने, तो यहाँ पर मेंशन कर दिया है लिमिट Q टेंड्स टू 0। Q टेंड्स टू 0 का मतलब होता है कि जो चार्ज छोटा सा Q है वो बहुत 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 छोटा होना चाहिए ताकि उसकी खुद की कोई फील्ड ना हो। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज़ द कंप्लीट फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ से आपके पास ये आता है विच इज़ k q बाई r स्क्वायर, और ये r कैप आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अगर ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन इज़ दिस,
अगर ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन इज दिस। बात समझ में आ गई। डायरेक्शन को हमेशा मेंशन करके रखेंगे कि पॉजिटिव क्यू चार्ज के लिए इस पोजीशन पी पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये हो, पॉजिटिव है ना, सॉरी, ये होगी। और अगर ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पी पे जो डायरेक्शन है वो ये होगी, टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, तो मैं आर जो कैप है आपके पास विच इज़ द यूनिट वेक्टर को सीधा सीधा लिख सकती हूँ एज आर वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड आर। तो मैंने यहाँ पर आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके वो आर क्यूब मिल गया। तो ये आपके पास पूरी डेफिनेशन हो गई या फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का। अब एक बार देखो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी। तो दिस इज़ मेजर्ड इन न्यूटन्स फोर्स और चार्ज आपके पास कूलम्स में मेजर किया जाता है, तो ऐसा यूनिट इसकी न्यूटन पर कूलम होती है। ठीक है, एक चीज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यू बहुत स्मॉल टेस्ट चार्ज है, so small that it does not have its own electrical field and practically exerts no force। उसका अपना खुद का कुछ फोर्स बहुत, मतलब उसने कंट्रीब्यूट ना के बराबर किया है, इतना छोटा होना चाहिए ये चार्ज। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज है। जैसे रैट माउस होता है ना हमारा, हर जगह टेस्ट करने के लिए हम लोग घुसा देते हैं, वैसे ही टेस्ट चार्ज होता है एक छोटा सा मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का, जिसको हम लोग हर जगह घुसाते हैं, हर जगह। अभी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस में आपने देखा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी में आप फिर देख रहे हो। एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन क्या हुई, सेम एज दी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब किसी भी जगह पे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बतानी है तो आप कुछ नहीं करोगे, आप इस पोजीशन पे एक छोटे से चार्ज को रख दोगे, जिस डायरेक्शन में इस छोटे से चार्ज को फोर्स लगा वही मेरी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की। फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड रेडिएट्स आउटवर्ड, फॉर अ नेगेटिव चार्ज फील्ड इन पॉइंट्स इनवर्ड्स। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल सकते हो मेरे हिसाब से। दिस इज़ नॉट समथिंग जो मुझे अब डिस्कस करना चाहिए। फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज होगा। ठीक है, फोर्स का आपके पास MLT-1 होता ही, MLT-2 होता है, सॉरी। और चार्ज के लिए तो I इज़ इक्वल्स टू Q बाई T होता है, तो Q इज़ इक्वल्स टू I इंटू टी विच इज़ MA इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा MLT -2 -1 विच इज़ -3 और A -1। ठीक है, ये आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। इट ओबेज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे ओबे करेगा कि मान लेते हैं इस पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी बतानी है और यहाँ पर एक चार्ज Q1 है, यहाँ पर एक चार्ज Q2 है। तो अगर इस पोजीशन पे बतानी है तो आप बोलोगे कि पहले इस चार्ज ने कुछ ना कुछ यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी होगी इस चार्ज की वजह से, दूसरा इस चार्ज की वजह से यहाँ कुछ फील्ड इंटेंसिटी होगी। जो भी दोनों फील्ड इंटेंसिटीज़ होंगी दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा टू इवैल्यूएट द नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पर्टिकुलर पोजिशन। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एग्जैक्टली ये कहता है कि अगर मुझे एक जगह पे फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो इस चार्ज की वजह से इस जगह पे जितनी भी इंटेंसिटी है वो दूसरे चार्ज के आने की वजह से चेंज नहीं होती है। ठीक है, ये चार्ज तो इस पोजीशन पे उतनी ही फील्ड लेकर आएगा और दूसरा चार्ज वो अपनी फील्ड लेकर आएगा। अगर आपको इस पोजीशन पे टोटल निकालनी है ड्यू टू बोथ द चार्जेस तो आप उन दोनों का वेक्टर सम कर दोगे। ठीक है, डिपेंडेंस ऑन सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जो है वो सोर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है और डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे हम लोग चार्ज से दूर जाते जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला KQ/R² है, तो Q के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी, है ना। और डिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है, मतलब अगर आप पास में हो तो ज़्यादा फील्ड लगेगी आपको, दूर हो तो कम फील्ड है वहाँ पर। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड इज़ अ स्पेस वेयर फील्ड इंटेंसिटी इज़ कॉन्स्टेंट एट एवरी पॉइंट। जहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी हर जगह कांस्टेंट है, ये क्रिएट की जाती है बिटवीन टू पैरेलल ऑपोजिट चार्ज प्लेट्स, जो आपको अभी पीछे दिखाई गई थी। एक पॉजिटिव प्लेट है, एक ये पूरी नेगेटिव प्लेट है, इन दोनों के बीच में इस टाइप से पूरी की पूरी फील्ड क्रिएट होती है। यही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, जो कि जनरली
मेरे हिसाब से हम लोग कैपेसिटेंस जब पढ़ेंगे तब थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे इसको। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड एक ऐसी स्पेस जहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी जो है वो पोजीशन के साथ साथ चेंज करती है। बाकी जितनी भी आप फील्ड पढ़ोगे, जितने भी चार्जेस की वजह से, वो नॉन यूनिफॉर्म ही होगी। पैरेलल प्लेट्स की वजह से ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगी आपको, ठीक है। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इन द फील्ड इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज। वर्क डन बाय द चार्ज, वैसे तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। मतलब कि अगर एक चार्ज पार्टिकल एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड में इंटर करता है तो उसमें किस टाइप का मोशन आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए बहुत एक सिंपल सा एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए, जैसे कि मान लेते हैं एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड इस टाइप से है, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो मुझे पता है पॉजिटिव से नेगेटिव जाती हुई इस टाइप के पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड है। और इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर मैं यहाँ पर एक नेगेटिव टाइप का चार्ज प्लेस कर दूँ तो क्या इतनी बात ये क्लियर हो चुकी है आपको कि ये नेगेटिव चार्ज जो है ऑब्वियस सी बात है ये इस तरफ जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का मोशन होता है। तो अगर यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होता तो वो ज़रूर यहाँ जाता, बट जो इलेक्ट्रॉन है मेरे पास नेगेटिव चार्ज है वो इस तरफ जाएगा। आप इसको इस तरह से भी सोच सकते हो कि इस तरफ पॉजिटिव प्लेट है, इस तरफ नेगेटिव प्लेट है, तभी तो हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज को जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो तो पॉजिटिव की वजह से होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, और इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स। तो नेगेटिव चार्ज को फोर्स एक्सपीरियंस हुआ इस डायरेक्शन में, और जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा अट्रैक्टिव टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, और इसकी तरफ से रिपल्सिव फोर्स, तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट। अब ये फोर्स कितना एक्सपीरियंस हुआ है, मान लेते हैं कि इनकी चार्ज की जो वैल्यू है दोनों की Q एंड Q है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड मुझे पता है E इज इक्वल्स टू F बाई Q, राइट। तो क्या मैं F इज इक्वल्स टू Q टाइम्स ऑफ E लिख सकती हूँ। मतलब कि आप लोग आराम से बोल सकते हो कि कोई भी एक चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड E में जाता है तो उसके ऊपर फोर्स इतना एक्सपीरियंस हुआ है विच इज़ Q टाइम्स ऑफ E। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन एक इस टाइप का है जिसमें पॉजिटिव प्लेट ये रही और नेगेटिव प्लेट ये है, जिसकी वजह से आपके पास एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में क्रिएट हो रही है, राइट। अगर ये मेरे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो इसके अंदर अगर यहाँ से एक चार्ज को परपेंडिकुलर भेजा जाता है इन दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड के परपेंडिकुलर जो है मेरा मोशन हो जाता है चार्ज पार्टिकल का, तो वो किस तरीके से मूव करेगा। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन लिया है मैंने जिसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने लिया द इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है ऑब्वियस सी बात है टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट होगा, तो धीरे धीरे करके वो इस टाइप से मोशन लेगा। अब ये मोशन किस टाइप का है या ये पाथ कैसा है, तो ये पैराबोलिक पाथ है। इसको प्रूव करना है हम लोगों को कि ये पैराबोलिक पाथ कैसे है। दूसरा हम लोगों से पूछा जाता है कि अगर ये फील्ड जो है x डिस्टेंस तक है तो x डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद अब ओरिजिनल लाइन थी उससे कितना ज़्यादा डिफ्लेक्टेड है, राइट। और साथ साथ में आपसे पूछा जाता है कि जैसे ही वो बाहर निकलता है अपनी इलेक्ट्रिकल फील्ड से तो व्हाट इज़ द एंगल विद विच इट कम्स आउट, ठीक है, the angle with respect to the initial direction which is shown by the dotted line, right। एक बार पढ़ लेते हैं हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा है। we consider an electron entering the electrical field along negative y direction। इलेक्ट्रिकल फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, नेगेटिव y डायरेक्शन में। आप नॉर्मल जनरल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर करा है, राइट। ये पॉजिटिव x हो गया, ये नेगेटिव x हो गया, ये पॉजिटिव y हो गया और ये नेगेटिव y हो गया, ठीक है। ये किसी वेलोसिटी v0 से हमने पॉजिटिव x डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है यहाँ पर, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंटरिंग परपेंडिकुलर टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड इज स्टडीड इन ग्रेविटी फ्री स्पेस।
हम लोग इस बात को ध्यान रखना कि आप लोग इस पूरी स्टडी को एक ग्रेविटी फ्री स्पेस में पढ़ रहे हो, वरना मुझे पता है कि इस इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ ना कुछ मास है, तो अगर नीचे की तरफ ग्रेविटी लगती है तो यहाँ पर एक mg फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है। और साथ साथ में इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर की डायरेक्शन में E इंटू ई विच इज़ द फोर्स ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड भी लग रहा है। अब इन दोनों का जो भी ज़्यादा होगा या जो भी कम होगा, जिसकी वजह से मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स आएगा, उसके वजह से पूरा पाथ जो है वो डिसाइड होने वाला है। तो अभी हम लोगों ने ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है ग्रेविटी फ्री स्पेस में परफॉर्म किया है, ठीक है। एज द इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड, इट हैज़ एन इनिशियल वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। जब वो घुस रहा था तो सिर्फ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी थी, मतलब सिर्फ इस डायरेक्शन में थी। ऑन एंटरिंग द परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन। उसको वाई डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस हुआ है, यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस हुआ है, तभी तो वो ऊपर की तरफ बार बार इधर जाता जा रहा है, राइट। ड्यू टू विच इट अंडरगोज एक्सेलरेटेड मोशन, thus अटेनिंग सम वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। मतलब अगर वाई डायरेक्शन में इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, यहाँ पर तो u इज इक्वल्स टू 0 था, बट वाइल वी आर रीचिंग टिल दिस पॉइंट, अब इस डायरेक्शन में कोई एक वेलोसिटी आ गई है। इनिशियली 0 थी, बट यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो चार्ज पार्टिकल, और फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो मैं बात क्लियरली कह सकती हूँ कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी रहा होगा, जिसकी वजह से उसकी स्पीड जो है इंक्रीज होएगी इन द डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में उसको फोर्स लग रहा है, ठीक है। देयर इज नो फोर्स एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, दस द इलेक्ट्रॉन विल कीप मूविंग विद द सेम स्पीड। एक्स डायरेक्शन में वो उसी स्पीड से मूव करता रहेगा। अगर मैं इन दोनों मोशंस को इंडिपेंडेंटली स्टडी करती हूँ, मतलब एक्स के अलॉन्ग क्या हो रहा है और वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग क्या हो रहा है, तो जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स है उसको हम लोगों ने वी नॉट से रिप्रेजेंट करा है। ये एक वो वेरिएबल है जो हम लोगों को गिवन है, ठीक है। एक्स आपके पास डिस्टेंस है जहाँ तक मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। इतने एरिया में जब तक वो एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एक इलेक्ट्रॉन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट करेगी, राइट। तो ये वाला भी गिवन वेरिएबल हो गया। जो एक्सेलरेशन है एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग वो 0 है, क्योंकि मेरे को इस डायरेक्शन में ना कोई फोर्स खींच रहा है ना कोई धक्का दे रहा है, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से सिर्फ और सिर्फ टाइम निकाल सकते हो कि इस स्पीड से चलते हुए इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में मुझे कितना टाइम लगेगा? तो आपने निकाल लिया t इज इक्वल्स टू एक्स बाय वी नॉट, राइट। मुझे इतना टाइम लगेगा अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में विद ये वाली स्पीड। अब अगर यही सेम चीज़ मैं y के अलॉन्ग पढ़ रही हूँ, मैं ये दोनों मोशंस इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकती हूँ। आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रखा है हम लोगों ने 11th क्लास में, तो हमें इस चीज़ की नॉलेज है। अब y डायरेक्शन के अलॉन्ग आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। जो फोर्स आपको लग रहा है y डायरेक्शन में इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज e, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कैपिटल E, राइट। और हम लोगों को पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड की डेफिनेशन से दैट F इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू। इस Q को E से रिप्लेस कर देते हैं, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो क्या F इज इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ E आ जाएगा, राइट। वही यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ है। ये वाला फोर्स सिर्फ y डायरेक्शन के अलॉन्ग लग रहा है, तो एफ वाई इज इक्वल्स टू E इंटू ई। फोर्स हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो इसको m इंटू एक्सेलरेशन अलॉन्ग y ए वाई लिख दिया है इज इक्वल्स टू ई ई। एक्सेलरेशन अलॉन्ग y यहाँ से आपके पास आ जाएगा ई बाय एम, ठीक है। ये एक्सेलरेशन हो गई, राइट। इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई। आपने पूरा का पूरा डिस्टेंस जो ट्रैवल करा है y के अलॉन्ग इज y, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखो, ये पूरा यहाँ इस पोजीशन की बात कर रहे हैं। जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल फील्ड से बाहर निकल चुका है तो वर्टिकल डिस्टेंस आपने ट्रैवल कर लिया इज y। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है दिमाग में कि जितने देर में वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये ट्रैवल किया है x, उतनी ही देर में उसने वर्टिकल डिस्टेंस y ट्रैवल किया है, राइट।
हॉरिजॉन्टली उसने डिस्टेंस x ट्रैवल किया है, वर्टिकली उसने डिस्टेंस y ट्रैवल करा है, टाइम सेम लिया गया है। तो क्या मैंने जो टाइम यहाँ पर निकाला था विच इज़ x/v0, यही टाइम मैं उठाकर इसमें भी तो यूज़ कर सकती हूँ y डायरेक्शन में, क्योंकि मेरा टाइम तो सेम ही रहेगा। तो मैंने सेकेंड इक्वेशन यूज़ करी विच इज़ s = ut + ½ at²। तो उससे सारे y के अलॉन्ग के वेरिएबल्स यूज़ करेंगे हम लोग इसमें। u इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 है, तो ये वाला वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। हाफ एक्सेलरेशन की जगह लिखा आपने e/m, और t², क्या यही टाइम था मेरा? x में भी तो y में भी तो सेम लगेगा, तो मैंने इस टाइम को रिप्लेस कर दिया विद x/v0। ठीक है, तो आपके पास आ गया y = ½ e/m इंटू x/v0 का स्क्वायर। अब इस केस में कौन कौन से कांस्टेंट है? हाफ कांस्टेंट हो गया, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन E स्मॉल e कांस्टेंट है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड कैपिटल E कांस्टेंट है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, v0 जिससे वेलोसिटी आपने प्रोजेक्ट करी है कांस्टेंट है। तो बाकी सारे वेरिएबल्स को एक साथ कर दो इनको, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। क्या यहाँ से मैं ये बात लिख सकती हूँ कि y इज़ प्रोपोर्शनल टू x², और जैसे ही आपको y प्रोपोर्शनल टू x² दिख जाए, मतलब आप लिख सकते हो दैट दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन में क्या होता है, अगर आपके पास ये दो एक्सिस हैं, एक है x एक है y, तो अगर y इज़ प्रोपोर्शनल टू x² दिखे या x प्रोपोर्शनल टू y² दिखे, दोनों की दोनों इक्वेशंस आपकी पैराबोला की ही होती हैं। बनते कैसे हैं? एक ग्राफ आपका ऐसे बनता है और एक ग्राफ आपका ऐसे बनता है। किस तरफ कौन सा होता है? y = x² का कौन सा ग्राफ है? तो y = x² का ये वाला ग्राफ होता है। ठीक है, और x इज़ प्रोपोर्शनल टू y² का ये वाला कर्व होता है। इसको मैं x इज़ प्रोपोर्शनल टू y² का ये ब्लैक वाला कर्व है। ये मैंने कैसे याद किया था? कन्फ्यूजन बहुत होती है इसमें। तो x के पास पहले से ही बेचारे के पास स्क्वायर है, y अकेला है, y की पावर यहाँ 1 है, तो y की तरफ पैराबोला का माउथ ओपन कर दो। ठीक है, x इज़ प्रोपोर्शनल टू y² है, यहाँ पर 2 हो गया, x की पावर 1 है, x की छोटी पावर है, तो इसका माउथ जो है यहाँ x की तरफ ओपन कर दो। ये आपके पास जो इक्वेशन आती है जिसमें एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो वो आपके पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला देती है। तो यहाँ से मैं ये चीज़ कंक्लूड कर सकती हूँ दैट अ चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ। आपसे सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेशन आ जाती है यही स्टेटमेंट की, दैट प्रूव दैट अ चार्ज पार्टिकल मूविंग परपेंडिकुलर इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ। तो आपको पूरी ये वाली डेरिवेशन करके दिखानी होगी। अब आपसे एक और चीज़ पूछी जाती है विच इज़, जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के बाहर निकल के आती है कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड थी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये डायरेक्शन है आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड की। ये एक इलेक्ट्रॉन था जो कि पहले अगर स्ट्रेट जाता, बट यहाँ पर सिंस वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो वो धीरे धीरे इस टाइप का पाथ लेता है। जैसे ही वो यहाँ पर इस पॉइंट पे एग्जिट हुआ है, तो इस पॉइंट पे उसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जिसको मैं vx से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और एक वर्टिकल वेलोसिटी है जिसको मैं vy से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पर कुछ एक वेलोसिटी है v। क्या मैं इस वेलोसिटी v को लिख सकती हूँ एज vx_i प्लस vy_j? ये कंप्लीट वेलोसिटी इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। आपसे पूछा जाता है कि ये निकाल के बताओ मुझे कि ये कितनी वेलोसिटी है vy, क्योंकि वेलोसिटी अलॉन्ग x तो वही रहेगी जो मेरी इनिशियली थी। इनिशियली मेरे पास वेलोसिटी जो थी वो v0 थी, तो vx इस पॉइंट पे भी v0 है। क्यों? क्योंकि x डायरेक्शन के अलॉन्ग मुझे कोई भी फोर्स नहीं एक्ट कर रहा, फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो एक्सेलरेशन 0 है, और एक्सेलरेशन 0 होने की वजह से मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है। ठीक है, y डायरेक्शन में मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है q टाइम्स ऑफ e। ठीक है, जिसको मैं e इंटू ई कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? e/m, राइट। अब वेलोसिटी निकालनी है आपको, तो v = u + at मैंने फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ किया। y डायरेक्शन को स्टडी कर रहे हैं बस,
तो वेलोसिटी अलॉन्ग वाई, फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई जो कि हमारे पास 0 है, प्लस एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई जो कि E/m है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यहाँ से लेकर यहाँ तक हॉरिजॉन्टली ट्रैवल किया है एंड यहाँ से लेकर इतना ये वर्टिकली ट्रैवल किया है। टाइम तो सेम लिया गया है, तो टाइम मैंने वापस वही पुट कर दिया x/v0 जो अभी हम लोगों ने निकाला है। टाइम मैंने वही पुट कर दिया x/v0 जो अभी हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास इन दोनों वेरिएबल से मिलके फाइनल वेलोसिटी बनेगी और आप उसको लिखोगे कैसे? तो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू v0 i कैप प्लस E/m x/v0 j कैप। ठीक है, ये i कैप के अलॉन्ग वेलोसिटी है ये वाली डायरेक्शन, और ये j कैप के अलॉन्ग की वेलोसिटी है ये वाली डायरेक्शन। आपसे एंगल भी पूछा जाता है कि किस एंगल पे वो बाहर निकल के आया है, मतलब ये उसका ओरिजिनल पाथ था, ये उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी, वहाँ से वो कितना डिफ्लेक्ट हो गया है, तो ये एंगल थीटा हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। इस पोजीशन पे ये वेलोसिटी vy हो गई और इस पोजीशन पे ये वेलोसिटी अलॉन्ग x vx हो गई। ठीक है, अगर ये vy है ये vx है तो क्या मेरे पास यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी एक साइड ये vx है और जो दूसरी है ये साइड ये vy है। तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में इस थीटा के रिस्पेक्ट में आप tan थीटा निकाल सकते हो। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर जो कि हो गया vy डिवाइडेड बाय बेस जो कि हो गया vx। अब vy की वैल्यू है ये आपने यहाँ पुट कर दी और vx की वैल्यू है v0 जो कि आपने यहाँ पुट कर दी। परफेक्ट, आपके पास tan थीटा की वैल्यू आ गई E/x/m v0 स्क्वायर। एक चीज़ बताओ, E की वैल्यू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, कैपिटल E की वैल्यू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, v0 जिससे मैं इलेक्ट्रॉन को अंदर भेज रही हूँ कांस्टेंट है। मतलब जैसे जैसे आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करते जाओगे वैसे वैसे आपकी tan की वैल्यू जो है, एंगल जिससे वो बाहर निकलने वाला है वो चेंज होता जाएगा। मतलब अगर इस पोजीशन के बारे में बात करोगे, जब तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये था तब आपके पास अलग एंगल है, आप थोड़ा और आगे गए हो तो इस पॉइंट पे आपके पास अलग एंगल है, आप थोड़ा और आगे तक इलेक्ट्रिकल फील्ड होती तो यहाँ पर जाते तो आपके पास और अलग एंगल होता, राइट। अब एक चीज़ और इसके अंदर है कि अगर आप अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स लेते हो, फॉर डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल अलग होता होगा तो E/m रेशियो भी उसका अलग होगा, तो डिफ्लेक्शन भी आपकी अलग होगी। और E/m रेशियो बढ़ता है तो डिफ्लेक्शन भी हमारी बढ़ती है, राइट। E/m रेशियो किस किस का आ सकता है आपके पास? तो आप इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ते हो, आप प्रोटॉन्स को पढ़ते हो और साथ साथ में आपको अल्फा पार्टिकल का भी दिया जाता है। तो मेजरली इन तीनों के लिए आप देखते हो E/m रेशियोज़ जो हैं हम लोगों ने इन तीनों के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन में हमारे पास आया था, वो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी वीडियो चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा। ये वाला पार्ट अभी हम लोग यहीं फिनिश करेंगे, इसका पार्ट 2 आएगा वीडियो का, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बाकी बचा हुआ पोर्शन आएगा और उसके बाद हमारा कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो अभी प्रैक्टिस करो और इन सारी डेरिवेशंस को